Hello my dear students, welcome to the chemistry class. Today we are going to start chapter 15 polymers. So first of all, what is the meaning of this chapter? Means polymer. Polymer का क्या मतलब होता है? इसको हमने प्रीवियस चैप्टर 14 में भी जब हमें कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन के बारे में पढ़ा था, वहाँ पर मैंने इसको थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस किया था. आज हम इलाबोरेट फॉर्म में इस टर्म को पढ़ेंगे. तो सबसे पहले बात होती है कि पॉलीमर्स का मतलब क्या होता है. देखो, पहले मैं जिक्र करूँ कि पॉलीमर्स क्या है. अगर आपके डेली रूटीन में आपने पॉलीमर्स देखा है, बिल्कुल देखा है. जो आप कपड़े पहनते हो ये पॉलीमर है. प्लास्टिक जो आप देखते हो ये पॉलीमर है. पॉलीथीन्स जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वो पॉलीमर है. ठीक है, तो ये बैकेलाइट जो हमारे कुकर का और जो सॉस पैन का जो हैंडल होता है वो क्या है, पॉलीमर है. तो ये सब चीज़ें आपको दिखाई देती हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस हैं ये, जो कि किसका क्या प्रॉपर्टीज शो करते हैं, पॉलीमराइजेशन या पॉलीमर होते हैं ये. तो होता क्या है, अगर हम बात करें कि पॉलीमर होता क्या है, तो अगर मैं इसको 2 टर्म में डिवाइड करूँ तो नंबर 1 इज़ पॉली एंड नंबर 2 इज़ मर. ठीक है, पॉली मीन्स होता है मैनी एंड मर मीन्स होता है यूनिट. सेम काइंड ऑफ ठीक है, सेम काइंड ऑफ यूनिट. तो यहाँ पर हम बात करें कि ऐसा सब्सटेंस जो सेम यूनिट, बहुत सारी सेम यूनिट से बना होता है, वो क्या कहलाता है, पॉलीमर कहलाता है. ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है. क्या है ये, एक ग्रीक वर्ड है जिसको कि हम मैक्रोमोलिक्यूल भी बोल सकते हैं. मैक्रोमोलिक्यूल हम इसे क्यों बोलेंगे, इसका रीज़न हम आगे समझेंगे. तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि पॉलीमर क्या होते हैं और पॉलीमर्स का यूज़ कहाँ कहाँ पर है, या आपको डेली रूटीन में पॉलीमर्स कहाँ कहाँ नज़र आते हैं. ये सब क्या है, पॉलीमर्स. तो पॉलीमर्स हुआ क्या कि रिपीटेटिंग यूनिट. अगर कोई एक चीज़ है ये रिपीटेटिंग, ये मैं क्या मान रही हूँ इसको, ये क्या है, यूनिट, जिसको कि हम बोलेंगे मोनोमर. क्या बोलेंगे हम, मोनोमर. ठीक है, सिंगल यूनिट को क्या बोलेंगे, मोनोमर. तो बहुत सारी एक जैसी यूनिट आपस में जुड़कर अगर एक लार्ज फॉर्म बनाती है तो हम उसको क्या बोलेंगे, पॉलीमर. ठीक है, तो जनरली ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं. किससे बने होते हैं ये, ऑर्गेनिक तो होंगे ही, एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं ये. लार्ज साइज़ के होते हैं. और क्या होते हैं ये, लार्ज साइज़ के होते हैं, लार्ज साइज़. मोनोमर यूनिट क्या होती है, इनकी जो सिंगल यूनिट होती है वो क्या कहलाती है, मोनोमर्स कहलाती हैं. उसके बाद आता है कि यहाँ पर जो हमारे पास कार्बन है, कार्बन 30-40 नहीं होकर किस में होते हैं, हज़ारों में होते हैं. कार्बन तो ज़रूरी है, ऑर्गेनिक है इसलिए कार्बन क्या है, एसेंशियल है. और ये क्या है, रिपीटेटिंग यूनिट है. किससे जुड़े होते हैं, दे आर लिंक्ड with covalent bonds, इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है. और मोनोमर क्या है, सिंगल यूनिट. मोनोमर से पॉलीमर बनने का जो प्रोसेस है, ये क्या कहलाता है, पॉलीमराइजेशन. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन. ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हुई. इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, पॉलीमराइजेशन. तो यहाँ पर ये तो आपका इंट्रोड्यूस हो गया. जैसे कि हम बात करें एग्जाम्पल, तो यहाँ पर हम बात करते हैं पॉलीथीन. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो पॉलीथीन है इट इज़ अ पॉलीमर. तो ये पॉलीमर कैसे हुआ, देखो, सिंगल यूनिट, एक चीज़ क्या लेंगे हम, एथीन. क्या लिया हमने, एथीन. CH2. ठीक है, ये क्या है, एथीन है. तो मैं इसकी एन यूनिट लूँगी. क्या लूँगी मैं, इसकी एन यूनिट, मतलब बहुत सारे
मतलब बहुत सारे मैं इसकी क्या ले लूँगी, यूनिट ले लूँगी और इनको आपस में जोड़ दिया जाएगा। जोड़ेंगे ये किससे, कोवेलेंट बॉन्ड से। अगर एथीन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड से n नंबर इसके जो मॉलिक्यूल हैं वो बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ जाए तो ये क्या बन जाएगा, पॉलीथीन। क्या बन जाएगा, ये पॉलीथीन। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन किसके बारे में, पॉलीमर के बारे में। किसके बारे में, पॉलीमर के बारे में। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। नहीं, उसके पहले आता है हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल एंड पॉलीमर्स। मैक्रोमोलिक्यूल एंड पॉलीमर्स, ये सिमिलर वर्ड है। देखो, मैक्रो मतलब क्या होता है, लार्ज, और पॉलीमर्स भी क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। तो दोनों क्या हुए, ये सिमिलर वर्ड हुए, लेकिन फिर भी इनमें कुछ डिफरेंस है। ठीक है, देखो पॉलीमर्स में जो मोनोमर होंगे, पॉलीमर्स किससे बने होंगे, मोनोमर से बने होंगे। लेकिन ये मोनोमर्स होने कैसे चाहिए, ये स्ट्रक्चरल एंड केमिकली एंड स्ट्रक्चरली क्या होने चाहिए, ये सेम होने चाहिए। केमिकली और स्ट्रक्चरली क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तब हम उसको क्या बोलेंगे, पॉलीमर्स बोलेंगे। लेकिन मैक्रोमोलिक्यूल्स में ये ज़रूरी नहीं है। मैक्रोमोलिक्यूल में वो केमिकली सेम भी हो सकते हैं और स्ट्रक्चरली भी सेम हो सकते हैं, तब तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पॉलीमर्स। लेकिन अगर जो मैक्रोमोलिक्यूल हैं वो हमेशा केमिकली और स्ट्रक्चरली सेम ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे कि इसका एग्जांपल है प्रोटीन क्या है, पॉलीमर है, मतलब या फिर मैक्रोमोलिक्यूल है, तो इसका जो यूनिट है वो कौन है, अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, केमिकली स्ट्रक्चर तो क्या रहती है इसकी, सेम होती है, क्योंकि बनी किससे है, अमीनो एसिड से बनी होती है। तो अमीनो एसिड के 4 बॉन्ड है, कार्बन के 4 बॉन्ड है, एक तरफ R होगा, एक तरफ COOH होगा, ठीक है, एक तरफ H होगा, और यहाँ की स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर इसमें क्या हो जाती है, NH2 होगा, तो एक स्ट्रक्चर इसमें क्या हो जाती है, चेंज। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। केमिकली तो ये सेम रहते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर इनकी क्या हो जाती है, अमीनो एसिड की डिफरेंट हो जाती है। अमीनो एसिड एक जुड़ गया यहाँ पर, एक अमीनो एसिड 1 प्लस अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 3, तो इनकी स्ट्रक्चर क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, लेकिन है तो क्या एक ही चीज़ है, अमीनो एसिड। तो केमिकली तो ये सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरली इनके क्या है, डिफरेंट है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, तो पॉलीमर्स आर ऑलवेज मैक्रोमोलिक्यूल्स, बट मैक्रोमोलिक्यूल्स हमेशा पॉलीमर ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन किसका क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं, पॉलीमर्स का। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं। पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन होता है वो हम डिफरेंट बेसिस पर क्लासिफिकेशन करने के लिए क्या चाहिए, हमें कोई ना कोई बेस चाहिए। ठीक है, तो उस बेसिस पर हम पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर ऑफ यू।